Hello and welcome back to another exciting episode of the exclusive podcast series by Laburnum Developers. आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में, चेंजिंग बायर्स पर्सपेक्टिव, बिल्डर फ्लोर्स वर्सेस हाई राइज अपार्टमेंट्स, द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे रैपिडली ग्रोइंग कॉरिडोर के फ्यूचर के बारे में, इवन हाउ ग्लोबल इवेंट्स माइट इम्पैक्ट द इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री. Today's conversation is going to be very real and insightful. So without further delay, let's dive into this conversation. Joining me today is Mr. Nitesh Anand, General Manager Sales at Laburnum Developers, who is also closely associated with the Victory Floors 88A project located in Sector 88A, Dwarka Expressway. Thank you so much, Nitesh ji, for joining us today in this podcast. कैसा लग रहा है आपको? I think ये आपका पहला podcast है. Yes, it is my first podcast and I'm very excited. And I think जो भी हमारी conversations होंगी यहाँ पे, जो भी आपके questions हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे को लेके, that has to be real and that has to be, एक बायर के एंड पे ये कॉन्वर्सेशन हमारी एक बहुत फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन होने वाली है. राइट. थैंक यू सो मच. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बायर्स को ओपनली कोई नहीं बताता है. सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट्स डाइव इनटू दिस कॉन्वर्सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए, कैसे आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए और लबर्नम डेवलपर्स को आपने कैसे ज्वाइन किया? ओके, सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2010 में. आई स्टार्टेड अप विद सेल्स, मतलब मेरा फर्स्ट कोर जो था वो सेल्स ही था. आई लव इंटरेक्टिंग विद द पीपल, आई लव इंटरेक्टिंग द मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स. जैसे पहले स्टार्टिंग जर्नी में मेरे पास जितने भी क्लाइंटल था वो सारा यूएस का था. आई बीन इनटू एमएनसीज एंड देन 2018 वाज द टाइम जब मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली रियल एस्टेट में आने की, बिकॉज लाइक आई सेड मेरे को सेल्स करना पसंद था. और मेरी रियल एस्टेट की जो फर्स्ट जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी आबू धाबी में, यूएई के अंदर, जहाँ से मैंने ये सीखा कि आज की डेट में जो क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट है, अपार्ट फ्रॉम हम उसको कोई भी प्रोडक्ट सेल करें, बट आज की डेट में बेसिक इम्यूनिटी, बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ अ हाउस. लोगों को कहीं पे भी रहें, उनको अपनी कंट्री में एक घर, एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018. देन आई मूव्ड बैक टू इंडिया इन 24. मैं लेबर्नम डेवलपर्स को आई नो देम सिंस 2021. हम लोग पहले से कनेक्टेड थे. आई नो लेबर्नम बिकॉज लेबर्नम की मोनोपोली रही है फ्लोर्स बना के फ्लोर सेल करना. मैंने जब लेबर्नम को ज्वाइन किया तो मेरा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट था माइंड में कि मेरे को लेबर्नम ज्वाइन करना है, एंड आई वांटेड टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ अ कस्टमर कि उनको आज एक गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर जैसी लोकेशन पे एक घर देना जहाँ पे उनको प्राइवेसी के साथ साथ स्पेस प्रोवाइड किया जाए. दैट्स ग्रेट. सो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है और यही मेरा मिशन है लाइफ का. नितेश जी, आपने तो ना जाने कितने लोगों को उनका ड्रीम होम दिलाया होगा, तो आपके हिसाब से एक ड्रीम होम की क्या डेफिनेशन है? मैं ये मानता हूँ ड्रीम होम वो है जहाँ पे अगर आज की डेट में मैं एक बायर हूँ, मुझे घर लेना है जहाँ पे मेरी अल्टीमेट नीड्स सेटिस्फाई होती हैं. अगर मैं एक ड्रीम होम की बात करूँ, आज की डेट में कंपैरिजन कुछ नहीं है. कंपैरिजन ये होता है कि रहने वाले लोग 1 BHK में भी रहते हैं, रहने के लिए मेरे पास विला भी कम पड़ता है. लेकिन अगर एक ड्रीम होम की बात है तो मैं वो ड्रीम होम मेरे लिए वो है जहाँ पे आज अगर मैं एक घर लेने गया हूँ तो मेरे को स्पेस के साथ, प्राइवेसी के साथ साथ, बिकॉज प्राइवेसी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक लो डेंसिटी वाली लोकेशन मुझे चाहिए जहाँ पे मैं अपने एक हसल बसल से दूर रह के अपनी इवनिंग अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकूँ. तो मुझे ये लगता है कि ड्रीम होम वो है जहाँ पे मैं और मेरी फैमिली खुश रहे. और आई थिंक मेरे हिसाब से जो हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर आते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट एक घर लेना है, अगर मैं उनको आज एक लेबर्नम में उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, फुलफिल कर सकता हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं उनको ड्रीम हाउस ही दे रहा हूँ. तो आई एम सेलिंग मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हियर विद लेबर्नम, जहाँ पे मैं लोगों का ड्रीम हाउस उनको प्रोवाइड करता हूँ. दैट्स ग्रेट. थैंक यू सो मच. सो लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ. यस. तो आप मुझे सच सच बताइए, अकॉर्डिंग टू यू, इज इट बिल्डर फ्लोर्स और हाई राइज अपार्टमेंट? से इट्स ऑलवेज अ बिल्डर फ्लोर. उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ. मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, आई सोल्ड मल्टीपल हाई राइजेस प्रोजेक्ट, आई हैव सोल्ड मल्टीपल लो राइज प्रोजेक्ट. आज की डेट में भी मेरे जितने एग्जिस्टिंग मेरे पास क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, जो लो राइज में गए थे, आज भी मुझे कॉल करके बोलते हैं कि नितेश जी, थैंक यू सो मच, आज आपने हमको ये वाली प्रॉपर्टी दिलवाई और आज हम यहाँ पे खुश हैं, रह रहे हैं, हमारा परिवार बढ़ रहा है. कितने लोग ऐसे हैं जिनकी घरों में शादियां हुई हैं जहाँ पे उनको मैंने घर दिलवाया था. अगर आज के रेट में मैं कंपैरिजन करता हूँ एक हाई राइज और एक लो राइज के बीच में, तो मेरे को ये फील होता है अगर मैं आज एक हाई राइज में जाता हूँ तो शायद जिस चीज़ का मैं पैसा दे रहा हूँ शायद मेरे को उतना स्पेस मेरे को नहीं मिलता. बिकॉज आज के रेट में आप गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में जाएंगे तो आप कोई भी हाई राइज ले लीजिए, बेयर मिनिमम 35, 40, 50% के आसपास की लोडिंग आती है, लेकिन जो मेरी पेमेंट्स जाती हैं वो पूरे घर की जाती हैं.
वेरिन अगर मैं कंपेयर करता हूँ लो राइज में, तो लो राइज के अंदर आज की डेट में मेरे को स्पेस ज़्यादा मिलता है, मेरा डाइनिंग एरिया बड़ा है, मेरे बेडरूम्स आर बिगर देन एज कम्पेयर टू हाई राइज प्रोजेक्ट। और मेरे को जो मैं प्रोजेक्ट आज की डेट में बना रहा हूँ गुड़गांव में, जिस हिसाब से डेवलपमेंट आ रही है आज की डेट में, सारी गेटेड कम्युनिटी है। जो मेरे को फीचर्स एक हाई राइज में मिलते हैं आज की डेट में, वो सारे फीचर्स मुझे लो राइज में मिल रहे हैं, तो और इकोनॉमिकली बजट में मिलते हैं, प्लस मेरे को वहाँ पे स्पेस मिलता है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर आज मेरी रिक्वायरमेंट में ये है और मेरा बजट भी एक मैटर करता है, अगर मैं आज उसको देखूँ तो मेरे को ये है कि अगर मेरे को एक लो राइज फ्लोर एक अपार्टमेंट मिलता है तो मैं, और जो स्पेस उसमें मुझे मिलता है प्लस प्राइवेसी जो मुझे उसमें मिलती है, वो मेरे को एक हाई राइज में नहीं मिलती। रीज़न बीइंग मेरे को स्पेस जो है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हाई राइज में। और आज के डेट में एक हाई राइज के अंदर क्या होता है, गेटेड कम्युनिटी होती है, आज के डेट में वही सेम चीज़ें मुझे लो राइज में मिल रही है विद इन माई बजट। सो आई थिंक आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर लो राइज प्रोजेक्ट, लो राइज अपार्टमेंट्स। ओके, सो क्या ये चीज़, इस बात में कितनी रियलिटी है? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं गुड़गांव में कि बिल्डर फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट पिट चुका है गुड़गांव में एंड इट्स ऑल अबाउट हाई राइज अपार्टमेंट्स नाउ, तो क्या ये चीज़ रियलिटी है? देखिए, इस चीज़ में अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी क्या है, हाई राइज भी बन रहा है, गुड़गांव में लो राइज भी बन रहा है। लो राइज का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है, पिट गया है, ये कहीं पे भी नहीं है। आप ये देखिए, गुड़गांव में जब गुड़गांव बसा था, जब हम आज से 30-35 साल 40 साल पीछे जाते हैं, जब एयरपोर्ट बना था गुड़गांव के अंदर, तो वहाँ पे क्या आया था, एम्प्लॉयमेंट आया था। एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या आया था, लोग आए थे। लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, घर लेना। सबसे पहली डेवलपमेंट जो गुड़गांव के अंदर हुई थी, वो आपकी फ्लोर्स की डेवलपमेंट हुई थी। फ्लोर्स ऐसी चीज़ है जिसका कॉन्सेप्ट ना कभी पहले ख़त्म हुआ था, ना आज हुआ है, ना कभी फ्यूचर में होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हाई राइज में आज की डेट में अगर आप मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी 25-30 हज़ार रुपये से नीचे नहीं मिलती है। वेरिन अगर हम लो राइज फ्लोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आज भी आपको चीज़ें जो हैं 14,000 रुपये के मार्जिन से लेके आपको 17-18 हज़ार रुपये के मार्जिन में मिल जाती हैं। और अगर हम कंपैरिजन करते हैं स्पेस का, तो ऑब्वियसली मेरे को लो राइज फ्लोर्स में कंपैरेटिवली एक ज़्यादा स्पेस मिलता है एक हाई राइज से। तो मेरे को लगता है ये कॉन्सेप्ट ना कभी ख़त्म हुआ था, ना कभी ख़त्म होगा, तो इसका फ्यूचर है। और आज के डेट में जो लोग हैं, जो उनकी मार्केट, अगर हम सेगमेंटेशन देखते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट आज की डेट में है कि मेरे को एक स्पेशियस घर चाहिए। वो स्पेशियस हाउस मुझे एक हाई राइज में शायद, मैं कहता हूँ 10% मिल जाए, बट 90% ऑब्वियसली मुझे वो लो राइज फ्लोर्स में मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट ना कभी पिटा था, ना कभी ख़त्म हुआ था, ये रहेगा। आपने मुझे बताया कि आपने यूएई में भी कुछ टाइम काम किया है, रियल एस्टेट में आप डील करते थे, तो वहाँ का रियल एस्टेट मार्केट में क्या डिफरेंस है और गुड़गांव का रियल एस्टेट मार्केट में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? देखिए, गुड़गांव की जो मार्केट है वो डिपेंड करती है आज की डेट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। हमारी कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, हम उस हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई आती है। दुबई या फिर आबू धाबी की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जहाँ पे कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो मल्टीपल फेजेस में फुलफिल की जा सकती है। अगर जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को स्टूडियो अपार्टमेंट चाहिए, तो मेरी रिक्वायरमेंट शायद स्टूडियो अपार्टमेंट से लेके 1 BHK तक में फुलफिल हो जाएगी। गुड़गांव मार्केट से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि लोगों को या कस्टमर को या क्लाइंट को जो उनकी रिक्वायरमेंट सूट करती है, बिकॉज गुड़गांव के अंदर कभी से भी स्टूडियो का या फिर 1 BHK का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले लोग लेते थे जमीन के ऊपर अपना घर बनाते थे, उनको आदत है स्पेशियस हाउसेस की। आज अगर मैं उनको 4 BHK प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसके अंदर स्पेस ना हो, तो शायद कोई भी प्रोडक्ट गुड़गांव के अंदर बिकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वेरेन अगर हम दुबई आबू धाबी की मार्केट देखते हैं तो वहाँ पे छोटे सेगमेंट के अंदर कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अगर हम दुबई या आबू धाबी कॉरिडोर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है। आज जो मेरा द्वारका एक्सप्रेस वे है, मैं ये नहीं बोलूँगा वो इक्विवेलेंट है, बट येस डाउन द लाइन इन अपकमिंग फ्यू ईयर्स शायद हम उसके बराबर कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। तो आज की डेट में सबसे बड़ी डेवलपमेंट अगर आप देखोगे पूरे गुड़गांव में जो हो रही है वो टुवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेस वे है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपकी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। Wow, that's great. So I think that is what matters. That's great. Now let's come to the project. You're closely associated with the Victory Floors 88A project. तो पर्सनली आपको क्या लगता है इस प्रोजेक्ट का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट का गुड़गांव के अंदर जो सबसे बड़ी USP होती है दैट इज द लोकेशन। कस्टमर या क्लाइंट हमारे जो होते हैं वो यूनिट नहीं खरीदते, वो इकोसिस्टम खरीदते हैं, वो लोकेशन बाय करते हैं। आज जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं यहाँ से हमारे 3 मेजर रोड्स निकलती हैं। 1 इज़ योर द्वारका एक्सप्रेस वे,
सेकंड इज़ योर अपर द्वारका एक्सप्रेस वे, थर्ड जिसका इनॉग्रेशन अभी कुछ टाइम पहले हुआ है विच इज़ योर गुड़गांव रेवाड़ी एक्सप्रेस वे। अगर आप उन तीनों रोड्स पे देखेंगे तो आज की डेट में एक 150 मीटर रोड, आपकी 60 मीटर रोड, 75 मीटर रोड, 24 मीटर रोड और 12 मीटर रोड की कनेक्टिविटी मिलती है। कोई भी ऐसा लैंड पार्सल गुड़गांव के अंदर अगर बनता है जिस लैंड पार्सल के आगे कमर्शियल हो और उसके जस्ट पीछे रेजिडेंशियल हो, तो सबसे ज़्यादा एप्रिशिएटिंग एसेट वही होती है हमारी। इसके दो परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने गुड़गांव के रखता हूँ। सबसे फर्स्ट जो गुड़गांव में अगर हम कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल मिक्स्ड रोड डेवलपमेंट देखते हैं, आपका सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई थी एम्बियंस मॉल की। जब आपका एम्बियंस मॉल बना था वो एक कमर्शियल डेवलपमेंट थी, उसके पीछे जितना रेजिडेंशियल था प्राइस हाइक हुए थे, चाहे वो रेंटल्स हों, चाहे वो आपके लो राइज फ्लोर्स हों या फिर अगर कोई हाई राइज बना उसका। सेकंड मेरा सबसे परफेक्ट एग्जांपल जो गुड़गांव का, आई एम श्योर एवरीबडी नोज, डीएलएफ गलेरिया मार्केट जब हमारी डेवलप हुई थी। डीएलएफ गलेरिया मार्केट बनने के बाद जब वो कमर्शियल डेवलपमेंट हुई, उसके पीछे जितना एरिया था वो सारा रेजिडेंशियल था, एमजी रोड तक रेट बढ़ गए थे। आज अगर आप मेरी लोकेशन को देखते हो, मेरे कॉरिडोर पे देखते हो, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से जस्ट लगा हुआ प्रोजेक्ट है, ओनली 250 मीटर्स अंदर है द्वारका एक्सप्रेसवे से, जिसमें आगे 200 मीटर का कमर्शियल बेल्ट है। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूँ, वी आर जस्ट 50 मीटर्स बिहाइंड द कमर्शियल बेल्ट। और आने वाले टाइम पे ये जो बेल्ट है, ये जो पूरा कॉरिडोर है, इट इज़ एक्सपैंडिंग, कमर्शियल डेवलपमेंट भी है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट भी है, और सबसे ज़्यादा रेट एप्रिसिएशन जो हो रहा है वो आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो रहा है। अगर मैं आपके सामने एक और चीज़ की बात करूँ, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन डिसाइड करता है उसका आरओआई, कि हम वहाँ पे क्या रेंटल यील्ड कर रहे हैं। आज की डेट में जो गुड़गांव में रेंटल निकल के आता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, विच इज़ नॉट लेस देन 3 to 3.65%, ये रेंटल यील्ड जो था आज से कुछ टाइम पहले, इनफैक्ट आज से 1-2 साल पहले ये निकल के आता था 2% के आसपास। यानी कि अगर आप 1 करोड़ का मकान लेते थे तो 2% का आरओआई यानी कि 20 से 25 हज़ार रुपये के रेंटल पे चढ़ता था। आज वही प्रॉपर्टी जो है आपकी 3%, 3.5% के रेंटल पे जा रही है। और ये हम जो स्टैट्स की बात कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं, ये एज इफ टुडे है। आफ्टर 2 years दिस विल इवेंचुअली गोना ग्रो अप। तो हम बात कर रहे हैं आने वाले 2 से 3 साल में, 2 से 3 साल के अंदर आप ये लगा के चलिए कि बेरिश जो हम यहाँ पे रेंटल निकाल सकते हैं दैट इज 3%, विच मीन्स जो आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होगा वो नॉट लेस देन 20 to 25%। तो ये इस कॉरिडोर का बेस्ट पार्ट है। ये पूरे कॉरिडोर पे आपको, या मैं ये कहूँ कि गुड़गांव में अगर पूरा कहीं पे भी कंपेयर करते हैं तो इस तरीके का जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो शायद आपको कहीं और आज की रेट में देखने को ना मिले। सो दिस इज द फैक्ट्स। तो नितेश जी, ग्लोबल लेवल पे अभी कुछ टेंशन चल रही है, आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा, यूएस, इजराइल और ईरान के बीच। तो क्या ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया के रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपके हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, वॉर किसकी चल रही है? यूएस, इजराइल एंड ईरान, राइट। इसमें अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया विल ऑलवेज प्ले अ सेफेस्ट रोल। एंड इंडिया, मेरे को ये लगता है इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट पे इन सब चीज़ों का कोई इम्पैक्ट मेरे को नहीं लगता आएगा या आना चाहिए। रीज़न बीइंग, इंडिया अपनी पोजीशन हमेशा से स्ट्रॉन्ग करके चलता है मार्केट के अंदर। अगर हम आज के डेट में मार्केट सेगमेंटेशन भी देखते हैं तो लोगों ने घर लेने की जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो शायद बंद नहीं हुई है, बिकॉज जिस हिसाब से आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन है, सबको घर की रिक्वायरमेंट है। एंड आज की डेट में अगर हम देखें तो देयर आर मोर देन 20 मिलियन पीपल हु आर स्टिल लुकिंग फॉर अ होम। मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। और इस चीज़ की रिक्वायरमेंट, जब तक लोग एम्प्लॉयमेंट या कोई भी स्टेट या कोई भी कंपनी जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती रहेगी तब तक लोगों के लिए घर की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। हालांकि अभी जो हम वॉर वाली सिचुएशन देख रहे हैं, जो आपकी यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर है, इट इज़ समहाउ इफेक्टिंग द अदर नेशंस। बिकॉज आप देखेंगे अगर दुबई है, अबू धाबी है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, इनके ऊपर कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी चलती है वो मेजरली 2 से 3 चीज़ों के ऊपर होती है। पहली होती है आपकी रियल एस्टेट, दूसरी होती है टूरिज्म, तीसरा ऑयल है, एंड देर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स। अगर हम आज की डेट में अबू धाबी, दुबई की बात करें तो दे आर नॉट कम्प्लीटली रिलाइंग ऑन ऑयल, बिकॉज उनको पता है ऑयल एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो थ्रू आउट चलेगी, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो थ्रू आउट चलेगी, तो इनकी डिपेंडेंसी इनके ऊपर है। हाउएवर अगर हम उनको कंपेयर करते हैं इंडिया में, इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन रियल एस्टेट। हाउएवर अगर हम इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट की बात करते हैं, दैट इज मोर देन 3 बिलियन, बट इट इज नॉट कंप्लीटली इम्पैक्टिंग इट। मेरे हिसाब से इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट में इन सब चीज़ों से, या अगर कल को इससे भी ज़्यादा अगर कुछ
होता है जहाँ पे इंडिया की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट से इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. पीपल आर स्टिल बाइंग द हाउस, पीपल आर स्टिल इन्वेस्टिंग, दे आर गेटिंग गुड एप्रिसिएशंस इन द मार्केट एंड दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग. So you must be connected with some of your ex-colleagues from UAE. Yeah. तो क्या आपने उनसे पूछा अभी वहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटी क्या है? देखिए, दुबई के अंदर अगर हम बात करते हैं, दुबई के अंदर मोर देन 168 ड्रोन्स एंड मिसाइल्स का अटैक हुआ था फ्रॉम ईरान, जिसमें से उन्होंने ऑलमोस्ट 95% इंटरसेप्ट करके उनको हवा में ख़त्म किया था. हावेवर एक ड्रोन था जिसने वहाँ पे जो दुबई का मेजर एरिया सेगमेंटेशन बोले विच इज़ बुर्ज खलीफा, उसके आसपास कहीं ना कहीं वो गिरा. बट क्या आपको लगता है कि एक ड्रोन गिरने से क्या वहाँ की रियल एस्टेट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आया होगा? अगर हम दुबई की रियल एस्टेट मार्केट देखें, इट इज़ मोर देन 6.5 बिलियन, इतनी बड़ी मार्केट है वो. एक ड्रोन गिरने से या एक मिसाइल गिरने से आई वुड से 0.001% का इम्पैक्ट आता है, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग द एंटायर मार्केट. तो जितने मेरे कलीग्स हैं, दे आर स्टिल वर्किंग, दे आर स्टिल helping the customers, they are still helping them to buy them the dream houses, people are still investing there. और दुबई से ज़्यादा अगर हम वहाँ पे बात करें, दुबई या आबू धाबी की बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि पहली चीज़ तो वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, कोई GST नहीं है. तो लोगों का आज भी वो जो भरोसा है कि दुबई के अंदर एक सिक्योरिटी है, वो आज भी बना हुआ है. इन सब चीज़ों को देखते हुए आप ये देखिए कि कभी भी किसी भी कंट्री की रियल एस्टेट मार्केट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया होगा कि मार्केट बिल्कुल 100 से 0 हो गई है. सेम वेज अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट हमेशा जब भी कहीं पे भी वॉर होता है, तो कहीं ना कहीं से मनी जो है वो राउट होता है. और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कहीं पे भी वॉर होता है तो सबसे ज़्यादा पैसा दुबई में आता है. तो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट ना कभी इम्पैक्ट हुई थी, ना कभी आज की डेट में हुई है, ना होगी. सेम वेज इंडिया के अंदर भी अगर आप देखोगे, आज की डेट में भी नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं. पीपल आर सेलिंग आउट द प्रोजेक्ट, डेवलपर्स आर कीप ऑन सेइंग कि 24 आवर्स 48 आवर्स, एक हफ्ते में हमारा प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट हो गया. एंड दिस स्टोरी विल कीप ऑन हैपनिंग. गुड़गांव के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब जनरेटिंग कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 ऑर्गेनाइजेशंस हैं. जब तक वो जॉब जनरेट करेंगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उनकी घरों की डिमांड बढ़ेगी. That's how the simple formula works in real estate. Okay. So as you said कि नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं डेली बेसिस पे, अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में इन्वेस्ट करने के लिए और अनगिनत लॉन्च होते रहते हैं. तो एक बायर का पर्सपेक्टिव, उसका माइंडसेट कैसा चेंज हो रहा है आज के मार्केट में? अगर आप बायर होते तो आप क्या करते? मैम, अगर मैं बायर होता और मेरे को अगर आज के रेट में घर की रिक्वायरमेंट होती, तो मैं 3 चीज़ें हैं जो मैं बहुत स्पेसिफिकली देखता हूँ. फर्स्ट, लोकेशन. सेकेंड, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी. एंड थर्ड, द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. ये 3 चीज़ें आई थिंक एक बायर के माइंड में होती हैं कि अगर मैं घर में मेरे को मेरी घर की रिक्वायरमेंट है जहाँ मैं आज इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, क्या वो बिल्डर सही है, क्या जो वो डिलीवर कर रहे हैं वो घर की क्वालिटी कैसी है, और कहीं मैं ऐसे गांव में तो नहीं लोकेट करने जा रहा या मैं इन्वेस्ट करने जा रहा जहाँ से अगर कल को इमरजेंसी है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, क्या वो मेरी विसिनिटी के 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में हैं कि नहीं है, या मेरी साइट पे वो अवेलेबल हैं कि नहीं है. कल को मेरी फैमिली पढ़ती है, मेरे बच्चे हैं, कल को उनको स्कूल जाना है. मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा 10 किलोमीटर दूर जाए. मैं चाहता हूँ कि माई चाइल्ड विल ओनली गो टू लेट्स से मैक्सिमम 2 to 2.5 किलोमीटर्स. तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से कुछ भी देखते हैं आज की डेट में, अगर हम कनेक्टिविटी देखते हैं, अगर आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, रोड्स हैं, या कल को मेरे को शॉपिंग करनी है फॉर एन एग्जांपल, तो मेरे घर के आसपास क्या विसिनिटी में अवेलेबल है, मॉल्स हैं, नहीं है, क्या ऐसी कोई सेगमेंट अवेलेबल है मेरे घर के पास जहाँ पे अगर मैं जाऊँ, कल को मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मेरे घर से कितना दूर है. आई डू नॉट वॉन्ट टू ट्रैवल 3 hours जस्ट वेस्टिंग माई टाइम. अगर मैं पूरे दिन में 6 घंटे ट्रैवल करूँगा तो आई एम नॉट एबल टू गिव टाइम टू माई फैमिली. तो मैं चाहता हूँ मेरा जो एम्प्लॉयर हो मेरे घर के 5 किलोमीटर के रेडियस में हो. और आज की डेट में जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे हम बैठे हैं या जिस लोकेशन पे हम हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ग्लोबल सिटी पास में है. आज की डेट में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, 500 फॉर्च्यून ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो पूरी SPR रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं. एंड डाउन द लाइन 5 years आप देखेंगे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस रैपिड पेस पे होगा कि आज हमारे पास रोड कनेक्टिविटी है, कल इसी रोड पे मेट्रो भी होगी, कल इसी रोड पे हमारे पास एयर टैक्सी की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी. तो मैंने क्या रिजॉल्व किया एज अ बायर, मैंने अपनी प्रॉब्लम को खुद रिजॉल्व किया कि मेरे को अगर आज की डेट में कहीं पे भी ट्रैवल करना है, सो आई हैव रोड. अगर कल को मेरे को यहाँ से अपनी लोकेशन से फ्लाइट में जाना है, देन आई हैव एयरपोर्ट विच इज़ जस्ट हार्डली टेक अबाउट 25 to 30 minutes. अगर
डाउन द लाइन 5 years 10 years अगर एयर टैक्सी स्टार्ट होती है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू ट्रैवल हियर एंड देयर। तो मेरा जो माइंड में एक वो था जिसको मैं बोलूँगा कि एक डाउट था कि भैया लोकेशन है नहीं है, वो मेरा क्लियर हो गया। आज जिस लोकेशन पे हम बैठे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स, मैंने खुद मार्केट पढ़ी है, खुद देखी है। बड़े हॉस्पिटल्स को अगर मैं छोड़ दूं जहां मेरे को इमरजेंसी पे जाना है तो आई हैव मोर देन 14 हॉस्पिटल्स अवेलेबल नियर टू माय विसिनिटी। If I talk about schools, I have St. Paul School just across the road. I have St. Xavier Schools. I have GD Goenka, DPS. I mean, all major brands are available. तो मेरे को उन सब चीज़ों में कोई चैलेंज नहीं आता। मेरे को अगर हम बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं तो मेरे को वो बिल्डर में आज की डेट में इन्वेस्ट करना है जिसका पास्ट हिस्ट्री हो, जिसने डिलीवरी दी हो। अगर मैं आज एक फ्रेश डेवलपर के पास जाता हूँ तो मेरे माइंड में थॉट ये आएगा, यार क्या ये डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन आज मैं ऐसे डेवलपर के पास जाता हूँ, गुड़गांव में देयर आर मेनी डेवलपर्स, राइट, कुछ नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। तो अगर आप देखोगे कि मैं उन डेवलपर्स के साथ पैसा लगाना चाहूँगा आज की डेट में, अगर इफ़ आई हैव गुड कैपिटल आई वुड इन्वेस्ट विद दोज पीपल हु हैज़ डन द डिलीवरी इन द पास्ट। और मैं जाके शायद वेरीफाई भी करूँ उन कस्टमर से कि भैया आप इस डेवलपर की हॉस्पिटैलिटी से खुश हैं कि नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट में आज की डेट में रियल एस्टेट नहीं बिकता, बिकती है हॉस्पिटैलिटी। तो मैं ये 3 चीज़ें ज़रूर चेक करूँगा। अगर बात होती है कंस्ट्रक्शन की तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, वो क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, किस बेसिस पे बनाया गया है, क्या वो माइवन है, क्या वो शेयर वॉल है, क्या वो फ्लाई ऐश ब्रिक है। कहीं ऐसी कंस्ट्रक्शन तो नहीं मिल रही कि मैं लाइफ लॉन्ग उसकी मेंटेनेंस में पैसा लगाता रहूँगा। तो आई विल चेक ऑल द 3 पैरामीटर्स केयरफुली एंड आफ्टर दैट आई विल इन्वेस्ट विद दैट पर्टिकुलर डेवलपर। तो नितेश जी, आप अनगिनत बायर से डेली बेसिस पे मिलते रहते हो, होम ओनर से, तो सबसे कॉमन फियर या डाउट हर किसी के दिमाग में क्या होता है बिल्डर फ्लोर्स को या लो राइज अपार्टमेंट्स को लेके? या अगर आपके सामने मैं अभी बैठ के बोलूँ कि हाई राइज अपार्टमेंट बेटर है, बिल्डर फ्लोर्स बेटर नहीं है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ। मान लो आप आज एक बायर हो और आप मेरे पास आते हो और आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को हाई राइज में चाहिए, बट समहाउ आप मेरे पास बैठे हैं और मैं आपको अगर लो राइज प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ तो आई थिंक आपके माइंड में जो सबसे बड़ा फियर होता है वो ये होता है कि क्या यहाँ पे मेरी सिक्योरिटी है कि नहीं, क्या यहाँ पे जो हम कमिट कर रहे हैं डे 1 पे, क्या वो सारी चीज़ें मेरे को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाउट आता है वो ये आता है कि लो राइज फ्लोर्स में मेंटेनेंस कैसे रहेगी। अगर कल को मेरे को किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम आती है, मान लो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल लिफ्ट नहीं चल रही, मान लो देयर इज़ अ मेंटेनेंस इशू, देयर इज़ अ वाटर सप्लाई इशू और मे बी इलेक्ट्रिसिटी इशू, देन हु विल हेल्प मी फॉर दैट, राइट। बिल्डर फ्लोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन यही होते हैं, किसी का भी फियर है वो इस चीज़ को लेके। फर्स्ट इज़ द प्राइवेसी, second is the maintenance part, and third is that the commitment that we have given, whether we will be able to fulfill those commitments or not. हाई राइज में लोगों को ये होता है कि कोई भी डेवलपर जो बना रहा है वो सोसाइटी पूरी डेवलप होने के बाद ही उसका पोजेशन होता है, वेयर इन लो राइज के अंदर आपका जो पोजेशन होता है वो यूनिट वाइज होता है। ठीक है, आज मैंने टाउनशिप को डेवलप कर दिया और मैंने पोजेशन दे दिया। हाई राइज में 5 साल लगते हैं और 5 साल के बाद आपको डिलीवरी मिलती है, राइट, यही होता है। अब अगर हम आज के रेट में बात करें, जो लो राइज डेवलपमेंट हो रही है गुड़गांव के अंदर और उनको बनाने वाले जितने भी डेवलपर्स हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट इवन लेट्स से लेबर्नम, मैं लेबर्नम में हूँ, मैं आपको लेबर्नम की बात करता हूँ। जिस भी प्रोजेक्ट पे आज तक हमने डिलीवरी दी है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको 100% सेटिस्फैक्शन के साथ बोल सकता हूँ कि वहाँ की चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे वहाँ की प्राइवेसी हो, या जो कमिटमेंट्स हमने दी हैं, हमने हर एक चीज़ को फुलफिल किया है। That is why we have more than 3,000 families, happy and smiling families residing with us. आज की डेट में अगर जहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या जहाँ पे भी हमारी डेवलपमेंट हो रही है, जितने भी बायर्स आज तक हमारे पास आए हैं, they have never raised any complaint because जो कमिटमेंट्स हम उनको दे रहे हैं वो हम विद टाइम वो कमिटमेंट्स पूरी कर रहे हैं। एक बायर के माइंड में ये होता है कि आज जो मुझे कमिट किया गया है वो जब मेरा पोजेशन का टाइम आएगा या उससे पहले जो भी कमिटमेंट है जो हमारी डेडलाइंस के साथ है वो पूरी होनी ज़रूरी है। जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट में बात करूं, आज आप देखोगे 88A के अंदर 12 मीटर की रोड की अगर हमने कमिटमेंट की है तो सारी 12 मीटर रोड वहाँ पे बनी हुई है। अगर हम STP WTP की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनका काम चल रहा है। अगर आज आपकी डेट में फ्लोर की बात करते हैं तो फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि आज आप मुझे पैसा दोगे तो मैं आपके फ्लोर का काम शुरू करूँगा। हम बिल्डिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद सेल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पैसों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है।
बाकी डेवलपर्स में क्या है, अगर आप आज एक हाई राइज फ्लोर लेने जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, आप पहले पैसे देते हो, पूरा 50% 70% आप कंप्लीट करते हो, तब जाके आपकी बिल्डिंग का या आपकी यूनिट का काम स्टार्ट होता है। तो ये जो डाउट्स आते हैं ये बहुत कॉमन डाउट्स हैं, ये एज अ बायर हर एक के माइंड में आएंगे, लेकिन उनको किस तरीके से कन्विंस करना है और किस तरीके से उनके डाउट्स को ख़त्म करना है, वो शायद हम उस चीज़ को तभी उस चीज़ पे क्लैरिटी दे सकते हैं जब मैंने वो चीज़ को एग्जामिन करा हो, या ये मैं ऐसा बोलूँ कि जब मैंने वो चीज़ को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा हो। सो आई बिलीव इन वन थिंग, इफ एनी डेवलपर इज इन गुड़गांव इज फुलफिलिंग what they are committing, they are satisfying the needs of the customer, and at the same time that is why they have a good customer base also, और कस्टमर उनके साथ री इन्वेस्टमेंट करने में बिलीव करता है। सो these are couple of things which I wanted to say, जो एज अ बायर माइंड में अगर कोई डाउट लेके आता है, आप प्लीज़ उसको मुझसे मिलवाइए, आई एम हैप्पी टू हेल्प देम। अगर हम लबोर्नम की लीडरशिप के बारे में बात करें, लबोर्नम के स्पोक्स पर्सन मिस्टर विपिन कौशिक सर, उनका क्या विजन है आपके हिसाब से? सी मिस्टर विपिन कौशिक इज़ अ ग्रेट गाय। आज अगर हम उनके विजन की बात करते हैं, उनका विजन मेरे को, जहाँ तक मैं बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊंगा, उनका विजन ये है कि कस्टमर को घर मिलना चाहिए। ठीक है, आज की जो रिक्वायरमेंट भी है वो ये है कि मेरे को घर चाहिए, मेरे को रहना है, मेरी फैमिली जहाँ पे हैप्पीली रह पाए। और मिस्टर विपिन कौशिक से जब भी मैं मिलता हूँ, जब भी हमारी बात होती है, तो उनकी बातों से और उनके विजन से मेरे को एक चीज़ बहुत क्लैरिटी जो मेरे को मिलती है, वो ये है कि उनकी रिक्वायरमेंट और एक बायर की रिक्वायरमेंट, आई थिंक ही इज सेटिस्फाइंग व्हाट ही इज सेइंग एंड ही इज सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द कस्टमर। एक कस्टमर की घर की रिक्वायरमेंट जो है वो हम पूरी करते हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि मेरे को आप जो है एक 5 स्टार, मैं ये बोलूँगा, क्लब बना के दो। ऑब्वियसली देयर विल बी अ क्लब इन द सोसाइटी, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये होती है कि मेरे को अगर आज आप घर दे रहे हो तो उसके साथ एमिनिटीज़ में क्या मिलेगा, राइट? जब मेरे को एक घर मिल जाता है तो शायद मैं उसका क्लब का जो यूज़ है वो साल में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार या 10 बार जाऊँगा, बट घर में मैं रोज़ आऊँगा। तो मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी घर है। और आई थिंक जब भी हम विपिन कौशिक जी से मिलते हैं, बैठते हैं, हमारे जब एक्सचेंज होते हैं, वैल्यूज़ एक्सचेंज होती हैं, थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, तो मेरे को एक ही चीज़ पे क्लैरिटी मिलती है कि उनका विजन जो है वो बहुत क्लियर है, दैट ही वांट्स टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ कस्टमर व्हिच इज अ हाउस। ग्रेट। सो अगर हम इंडिया की बात करें अब, अपार्ट फ्रॉम गुड़गांव, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट रियल एस्टेट हॉटस्पॉट इन इंडिया? इन इंडिया आई थिंक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा टफ है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल माइक्रो मार्केट्स व्हिच इज कमिंग अप इन द इंडिया राइट नाउ, but I think the best market which is booming right now is हैदराबाद। अगर गुड़गांव के बाद मुंबई वैसे है, बिकॉज ऑब्वियसली मुंबई और दिल्ली एनसीआर के बीच में हमेशा से ही कंपटीशन चलता आया है कि लग्जरी सेगमेंट में कौन ऊपर है कौन नीचे है, बट आई थिंक समहाउ बोथ द सिटीज़ आर फुलफिलिंग द नीड्स। बट इसके बाद अगर कुछ आता है और कोई मार्केट आप मतलब इस हिसाब से बनती है जो गुड़गांव या फिर मुंबई को नेक टू नेक, अगर हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकते हैं, विच इज हैदराबाद, बिकॉज राइट नाउ देयर आर मल्टीपल डेवलपर्स, गुड डेवलपर्स हु आर गोइंग टू हैदराबाद। देयर आर मल्टीपल Bollywood celebrities who are actually investing in Hyderabad right now. So Hyderabad would be a better stage down the line 5 years, I would say, or it will be a good micro market. Okay. So Nitish ji, I've got to know that Laburnum will be soon stepping into Goa. So गोवा के मार्केट के बारे में आपकी क्या ओपिनियंस है? See, Goa is always be a second home concept. ठीक है, अगर आज मैं एक एक्सपैक्ट हूँ, मैं दूसरी कंट्री रहता हूँ, मान लो लेट्स से आई एम स्टेइंग इन यूएई, अगर आज मेरे को कुछ भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है जहाँ मैं एक सेकंड होम कॉन्सेप्ट देख सकता हूँ, देन आई वुड डेफिनेटली चूज गोवा। रीजन बीइंग अ डेलीआइट, हमारा बचपन से ही हम लोग सोचते थे गोवा जाना, गोवा जाना, गोवा जाना। अगर कल को मेरा घर ही गोवा में हो तो आई थिंक वो जो एक फियर होता है ना यार, गोवा जाके मैं 4-5 दिन के अंदर रह के फिर मेरे को वापस आना, वो फियर मेरा खत्म हो जाता है, बिकॉज आई नो दैट आई ऑलरेडी हैव अ प्लेस इन गोवा। कल को अगर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हम गुड़गांव में जैसा हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ऐसा अगर हम गुड़गांव की जगह गोवा में कुछ बनाएं, तो मेरे को लगता है जितने हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जितने हमारे क्लाइंटल हैं, वो डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, आज की डेट में लोग आफ्टर कोविड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गॉट चेंज।
लोगों को एक सेकंड होम कॉन्सेप्ट की नीड का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, सेकंड होम क्या होता है उसकी वैल्यू समझ में आई है। और मुझे ये लगता है कि आज की डेट में अगर हम किसी को गोवा में घर देते हैं, विच विल बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर डाउन द लाइन 5 years। कल को वो इसको रेंटल पे भी देता है, कल को वो अपनी प्रॉपर्टी बना के अगर रेंट आउट करता है, लेट्स से आपने एयरबीएनबी पे रेंट आउट कर दी या किसी को भी दे दिया, he will not just earn from there but he will also have a comfortable house in Goa। कल को अगर वो भी शिफ्ट होता है near to the beach, near to the water, तो उनको एक चीज़ की सेटिस्फैक्शन होती है कि हाँ मेरे पास एक सेकंड होम है जो मैं गोवा में जाके ले सकता हूँ, मैं वहाँ जाके रह सकता हूँ। आई कैन एन्जॉय द बीचेस, आई कैन एन्जॉय द काम नाइट्स, आई कैन एन्जॉय द सनसेट एंड आई कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन गोवा। मतलब एक इन्वेस्टर के लिए कमाने की अपॉर्चुनिटी कभी कम नहीं है। So I think Goa is always be a better option and a best option. So according to you, retirement home सबका गोवा में ही होना चाहिए? See, for me, yes. अगर मैं आज अपना रिटायरमेंट कुछ भी डिसाइड करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैं कहाँ शिफ्ट हूँ, तो आई वुड डेफिनेटली पिक गोवा। अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, डजेंट मैटर, दुनिया के किसी भी कोने के रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, तो कुछ मिथ्स हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी मार्केट में फैली हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि लोगों का पैसा डूबा है। तो एक इंसान को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टर को कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए माइंड में, व्हेन ही इज़ इन्वेस्टिंग समवेयर, जिस जगह पे वो जा रहा है इन्वेस्ट करने और जिस भी बिल्डर या डेवलपर के साथ वो इन्वेस्ट करने जा रहा है, उसकी वर्किंग उसको करनी बहुत ज़रूरी है। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड वेयर ही इज़ इन्वेस्टिंग एंड व्हाई ही हैज़ टू इन्वेस्ट विद एक्स डेवलपर। क्योंकि गुड़गांव में आपने जैसे बताया बहुत सारी चीज़ें ऐसी पास्ट में हुई है जहाँ पे इन्वेस्टर ने किसी के बोलने पे इन्वेस्ट किया बट अनफॉर्चुनेटली उसको रिटर्न्स नहीं मिले उस पर। ही डज नॉट हैव दैट फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट। वो इसी वजह से बिकॉज ही बिलीव्ड समबडी एल्स, ही डिडंट डिड हिज ओन वर्किंग। अगर आज मेरे पास आई हैव अ गुड कैपिटल एंड इफ आई हैव टू इन्वेस्ट, आई विल चूज 3 to 4 प्रोजेक्ट्स। मैं 50 प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाऊँगा, मैं 3 से 4 प्रोजेक्ट उठाऊँगा, उनकी स्टडी करूँगा। I will choose one best and I will invest with that because I have done my own working। इस केस में मैं किसी के ऊपर रिलायबिलिटी और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, मैंने अपना पैसा अपनी मर्जी से लगाया। जब मैं किसी के कहने पे कहीं पे पैसा लगाता हूँ तो मुझे उस प्रोडक्ट की, उस डेवलपर की हिस्ट्री पास्ट नहीं पता। किसी ने मुझे समझाया और मैंने पैसा लगा दिया, कल को मैं उसको जाके बोल भी नहीं सकता कि भैया मेरा पैसा नहीं बना यहाँ पे। वो कहेगा, कोई भी है जिसके भरोसे पे मैंने पैसा लगाया, वो कहेगा सर मुझे खुद को नहीं पता था, because that guy has not done the enough working for that particular developer। अगर आज मेरे पास पैसा है, मैं 3 से 4 प्रोजेक्ट उठाऊंगा, मैं उनमें से स्टडी करूंगा, जो मेरी प्रोपोर्शनेट जहाँ पे बेस्ट बैठेगी, जहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, मैं वहाँ जाऊंगा, मैं मिलूंगा, आई विल स्पीक टू द टीम एंड इफ आई गेट कन्विंस्ड विद द प्रोडक्ट आई विल इन्वेस्ट विद देम। बिकॉज आई नो गुड़गांव के अंदर आप जब भी पैसा लगाते हो, आप घर नहीं खरीदते हो, आप 3 चीज़ें खरीदते हो, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। 3 चीज़ें गुड़गांव के अंदर आप खरीदते हैं, नॉट जस्ट इन गुड़गांव बट इफ़ यू गो एनीवेयर इन इंडिया, आप सिर्फ इन 3 चीज़ों पे पैसा लगाते हैं और आप वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको पता है कि आने वाले टाइम में मेरे को ये रिटर्न्स दे के जाएंगे। प्रॉपर्टी इज ऑल अबाउट बाय एंड वेट, इट इज़ नॉट लाइक यू वेट एंड बाय। सो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स। आपने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी होंगी सोशल मीडिया पे वेयर इन्फ्लुएंसर्स और I'll say who don't know anything about the project but they are just making the videos, doing the collaborations। तो क्या ऐसी रियल्टर्स की या ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस को देख के आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ दिस प्रॉपर्टी आई शुड बाय और दिस प्रॉपर्टी आई शुड इन्वेस्ट इन? सी अगेन, मेरे को ये लगता है कि आपका डिसीजन मैटर करता है, आपको कोई बंदा फोर्स नहीं कर सकता। अगर आज चाहे मैं सोशल मीडिया की बात करूं, अगर मैं कुछ वीडियोस देख के अपना माइंड मेकअप करता हूं कि मेरे को एक्स डेवलपर के साथ जाना चाहिए, वाई के साथ नहीं जाना चाहिए, तो आई थिंक आई एम मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ। देखिए, किसी ने कोई जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया पे जितने लोग एक्टिव हैं, जो रियल एस्टेट की वीडियोज़ बनाते हैं, जो रियल एस्टेट में वर्क करते हैं, अगर मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट को बुरा बना दूँ और एक बुरे प्रोजेक्ट को अच्छा बना दूँ और उनके बेसिस वो वीडियो देख के मैं वहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, तो इट इज़ माई लॉस, इट इज़ नॉट देयर लॉस। कल को तो वो वीडियो बना के अपने व्यूज़ के लिए अपना पैसा कमा के वो लोग निकल जाएंगे मार्केट से, बट एट द एंड ऑफ द डे कौन हैम्पर हुआ? मैं।
my money got involved in that and I am the one who's not getting the appreciation because I trusted somebody else. I have not used my own mind. इन सब चीज़ों में मैं फिर से ये बात कहता हूँ, जब भी आप इन्वेस्ट करो, आप खुद मार्केट के 2-4 प्रोजेक्ट्स उठाओ, उनकी सेल्फ स्टडी करो. डोंट गो बाय समबडी हु इज मेकिंग द रील्स और मेकिंग द वीडियोस. जस्ट गो स्पीक टू द एक्चुअल बायर्स, actual owners of those property, go to that particular project, speak to the team, get the understanding and invest. Don't rely on social media. There are a lot of things जो होती हैं social media पे. कितने ऐसे वीडियोस जो हम आज भी देखते हैं कि हमें पता है कि प्रोजेक्ट की वैल्यू या वर्थ कुछ नहीं है, लेकिन उसकी हाइप अप है. और कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी मार्केट में बात भी कोई नहीं करता. तो एज सिंपल एज दैट, डू योर होमवर्क. तो नितेश जी, द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में तो बहुत बात कर ली हमने अभी. अपार्ट फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव रीजन में कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी, फ्रूटफुल रहेगी? ओके, देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं आज की डेट में, ऑब्वियसली बिकॉज द्वारका एक्सप्रेसवे इज द ग्रोइंग कॉरिडोर, ये तो है ही है. इसके अलावा अगर आपकी डिमांड जो है आज की डेट में, लोगों की जो डिमांड है, दैट इज सेगमेंटेड इनटू 3 पार्ट्स. People have demand for the plots, people have demand for the low rise floors and people also have demand for the high rise. तो मेरे को ये देखना है, अगर आज की डेट में मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरी नीड कहाँ सेटिस्फाई होती है, उसके लिए मेरे पास गुड़गांव एज अ लोकेशन अगर हम पूरी देखें तो मेरा बजट सबसे ऊपर मैटर करता है. वेयर आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ अ बजट आई एम कैरिंग. अगर मेरे बजट के हिसाब से अगर आप देखोगे, SPR रोड की अगर हम बात करें, आज की डेट में वहाँ पे 17,000 से 20,000 22,000 रुपये के रेट पे चीज़ मिलती है. द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे 15,000 रुपये से लेके और आपका 25 से 30,000 रुपये तक का रेट पहुँच चुका है. अगर मेरे को स्क्रैच में कहीं पे इन्वेस्ट करना है, जहाँ आज मैं बहुत इनिशियल फेज में इन्वेस्ट करूँ और कल को मेरे को इस पर रिटर्न्स मिले, I'll start getting the ROI, then I think there are 2 hotspots which is good right now. One is your SPR road and other one is obviously my favorite, which is Dwarka Expressway. आप SPR road पे भी you can get a good property because अगर आप SPR road के बारे में स्टडी करोगे, so starting from Vatika Chowk till Cloverleaf, उसके बीच का जो पूरा पैच है, that is all commercial belt, and उसके opposite जितना भी है, that's all residential belt. तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर 84 सेक्टर से लेके और टिल 88A 88B तक आपका पूरा कमर्शियल है. एंड देन कमर्शियल स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्टर 106 एंड कैन गोज अप टिल 113 सेक्टर तक जाता है. तो आपके लिए जो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें बोलें, जिसमें आप अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हो, स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्टर 84 कैन गोज अप टू सेक्टर 88 और प्रॉब्ली सेक्टर 106 के बाद आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट कर सकते हो. बट मेरे हिसाब से अगर आप बजट वाइज देखोगे, देन टुडे you will get a good option on SPR road and द्वारका एक्सप्रेस. तो अगर मैं एक बायर हूँ और मेरा 2 से 3 करोड़ का बजट है और मुझे गुड़गांव में अपना घर खरीदना है, तो मुझे किन लोकेशंस पे जाना चाहिए? देन आई थिंक अगर आपका बजट लेट्स से 2 to 3 CR है, देन obviously the first I would say is Dwarka Expressway because there are multiple properties or I would say multiple location wherein you will get something under your budget. But if you are buying, आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट देखते हैं जहाँ पे मैं 2 से 3 करोड़ लगा रहा हूँ और यहाँ से रिटर्न भी आए, कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो और मार्केट भी आसपास हो, then I would suggest to invest somewhere near to sector 88, 88A, 88B. And in case if you're looking for let's say 2 से 3 करोड़ के बजट में मेरे को मिड राइज सेगमेंट की कुछ चाहिए, देन यू कैन ऑब्वियसली गो टुवर्ड्स SPR रोड. ओके, सो नितेश जी, आज के टाइम में आपके हिसाब से एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर है या एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी? देखिए, दोनों की डेफिनेशन अलग है. ठीक है, अगर आज जैसे मैंने आपको पहले बताया, आज की जो मार्केट है वो कस्टमर सेंट्रिक मार्केट है. आज की डेट में अगर मेरी रिक्वायरमेंट, आप दोनों चीज़ों को समझिए, अगर मेरी रिक्वायरमेंट एक रेडी टू मूव इन की है, बिकॉज रेडी टू मूव इन इज़ ऑलवेज अ सेफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने बिल्डिंग बन गई है, आप मेरे को डे 1 से मैं रहना स्टार्ट कर सकता हूँ उसमें. तो मेरी अगर रिक्वायरमेंट रेडी टू मूव इन की है तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर रेडी टू मूव इन. लेकिन अगर मेरे को ये लगता है कि मेरे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहाँ आज एक कम प्राइस पे इन्वेस्ट करके मैं अगर 2 से 3 साल का वेट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू द पेमेंट प्लान दैट वी हैव बीन ऑफर्ड
एंड उसके बेसिस पे मैं छोटी छोटी पेमेंट्स अपनी करता रहूँ साथ साथ में, और 2 से 3 साल में मेरे को डिलीवरी भी मिल जाए, साथ में इसका रेट भी अप्रिशिएट हो जाए। अगर मैं एक इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट से देखता हूँ, मे बी after 2 years I will become an end user, then I would definitely go for a under construction property. But अगर आज मेरे को as if today day 1 पे मेरे को safe investment करना है, मेरे को चाहिए कि मेरे को day 1 पे रहना है, तो I would go for a ready to move in kind of an apartment. बट दोनों का सेगमेंट अलग है, दोनों की मार्केट अलग है, और दोनों की जो थॉट प्रोसेस है वो दोनों अलग है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज मेरी रिक्वायरमेंट मुझे क्या कहती है। मेरी रिक्वायरमेंट कहती है कि मुझे सेफ इन्वेस्टमेंट करके रेडी टू मूव इन में जाना चाहिए। ऑब्वियसली यू हैव रेडी टू मूव इन ऑप्शन, लेकिन अगर मेरा थॉट प्रोसेस मुझे ये कहता है कि मेरे को आज एक छोटे अमाउंट पे इन्वेस्ट करके इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी चाहिए, ROI भी चाहिए, एंड आई कैन वेट फॉर 2 years, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए आज के टाइम में प्रॉपर्टी ले रहे हैं या एंड यूज़ के लिए ले रहे हैं गुड़गांव में? मैम दोनों का रेशियो अलग अलग है। बहुत सारे लोग हैं जो रेडी टू मूव इन भी चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपको बताया सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भैया 2 साल के बाद किसने क्या देखा है, हमें नहीं पता 2 साल के बाद बनेगा नहीं बनेगा, हमें तो आज बनी हुई चीज़ दे दो, तो वो रेडी टू मूव इन के लिए ऑप्ट करते हैं ऑप्शन। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से कुछ देखता है, मे बी फ्यूचर में वो अपने आप को एंड यूज़र बना ले, तो उसका हमेशा से ऑप्शन अंडर कंस्ट्रक्शन का रहा है कि जिस दिन प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लॉन्च के बाद उसका जब हम पूजन वूजन करते हैं, भूमि पूजन वगैरह करते हैं, तब उसने इन्वेस्ट किया, या बिल्कुल अभी प्रोडक्ट जो है वो स्क्रैच पे उसने इन्वेस्ट किया, आज एक छोटे अमाउंट पे इन्वेस्ट किया, डाउन द लाइन उसने 2 years 3 years का वेट किया, और वो जिसने एक्स अमाउंट पे इन्वेस्ट किया तो उसका वाई बन गया, एंड ही वांट्स टू एग्जिट द प्रॉपर्टी और वांट्स टू स्टे। दैट इज एन इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अ इन्वेस्टर पॉलिसी, और ये मैं कहूँगा ये एक इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस है। अगर आज मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मुझे आज से ही रहना है, मेरे को सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने वेट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, देन द कस्टमर हैज़ टू गो विद द रेडी टू मूव ऑप्शन। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर। So thank you so much Nitesh ji for joining us today in this podcast. It was an insightful conversation with you. If you are someone who is planning to buy a home in Gurgaon, especially on the Dwarka Expressway belt, projects like Victory Floors 88A are definitely worth exploring. Thank you so much for watching and being a part of this conversation. We'll be back with more such insightful discussions soon. Until then, stay informed and make smart real estate decisions.